हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर ज्ञानोदय समिति संस्था जलालपुर अंबेडकर नगर से डीएड SCID सेमेस्टर 4 के पेपर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के यूनिट 5 टीचिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज के यूनिट 5.4 बेसिक स्किल्स फॉर लर्निंग हिंदी रीजनल लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में आज चर्चा करूँगा। हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के बुनियादी कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल। बेसिक स्किल्स फॉर लर्निंग हिंदी रीजनल लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। ध्वनि, शब्द और वाक्य किसी भी भाषा के आधारभूत तत्व होते हैं। इनको भली भांति जानकर मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझ सकता है। शिक्षक के लिए इन तत्वों के व्यवहारिक ज्ञान के शिक्षण प्रक्रिया को जानना आवश्यक है। भाषा ज्ञान के लिए श्रवण दक्षता एक महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण दक्षता मौखिक अभिव्यक्ति का आधार बनती है। भाषा ज्ञान के विकास के लिए पठन ज्ञान का भी विशेष महत्व है। पठन में उच्चारण, स्पष्टता, प्रवाह, अर्थग्रहण क्षमता तथा प्रभावोत्पादक अपेक्षित गुण है। अतः शिक्षार्थियों में पठन कौशल का विकास आवश्यक होता है। भाषा की चरम सीमा लेखन होती है। सामान्य लेखन एवं सृजनात्मक लेखन की क्षमता का विकास भाषा के क्षेत्र में समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः लिखित भाषा के विकास एवं लेखन में आने वाली अशुद्धियों के संशोधन की प्रक्रिया का ज्ञान भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसमें पहला है श्रवण कौशल, सुनना, लिसनिंग। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। सुनने की विभिन्न क्रियाओं को यथापूर्वक या ध्यानपूर्वक सुनने, अधिगम करने तथा मौखिक संवाद करने इत्यादि से इसका संबंध है।
सुनकर समझ सके। अब है श्रवण के प्रकार। श्रवण कौशल के विकास से तात्पर्य है कि शिक्षार्थी जो कुछ सुने उसे समझे, अर्थ ग्रहण करे, उसे याद रखे इत्यादि। कौशल की इन अपेक्षाओं के आधार पर श्रवण प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। इसमें पहला है अवधानात्मक श्रवण, दूसरा है रसात्मक श्रवण, तीसरा है विश्लेषणात्मक श्रवण। अब है श्रवण कौशल विकास संबंधी क्रियाकलाप। भाषा शिक्षक के लिए श्रवण कौशल विकास संबंधी क्रियाकलापों पर विचार करना आवश्यक होता है, जिनकी सहायता से शिक्षक शिक्षार्थियों में श्रवण कौशल का सुनियोजित विकास कर सके। इसमें पहला है शैक्षिक क्रियाकलाप। शिक्षार्थियों को कुशल श्रोता बनाने के लिए निम्नलिखित शैक्षिक क्रियाकलाप उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसमें पहला है कहानी सुनना, दूसरा वार्तालाप सुनना, तीसरा है प्रकृति एवं देश प्रेम संबंधी कविताएं सुनना, चौथा चित्रों की सहायता से कहानी सुनना, पांचवा महापुरुषों की सूक्तियां सुनना इत्यादि। अब दूसरा है सहशैक्षिक क्रियाकलाप। विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल विकास के लिए सहशैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों का श्रवण कौशल प्रभावित होगा। जैसे पहला वाद विवाद, दूसरा कहानी, तीसरा सुवाचन प्रतियोगिता, चौथा सामूहिक बाल सभा, पांचवा समाचार वाचन। अब दूसरा जो कौशल
मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती हैं। अभिव्यक्ति कौशल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है शुद्धता, दूसरा है स्वाभाविकता, तीसरा है विचार क्रमबद्धता, चौथा है सशक्तता, पांचवा है प्रवाह, छठा है अवसरानुकूलता, सातवां है प्रभावोत्पादक। अब वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की क्रियाएं। मनुष्य प्रतिदिन के कार्य व्यापार में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। सामान्यतया विचारों के संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया जाता है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार से विकसित किया जा सकता है। इसमें पहला है अनौपचारिक बातचीत। कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भाषा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच अनौपचारिक लेकिन रोचक बातचीत से शिक्षार्थी की झिझक खुल जाती है तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। शिक्षार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ शिक्षार्थी के वाक्य विन्यास में भी सुधार होता है। अब दूसरा है कथन कहानी। भाषा शिक्षक स्तर पर शिक्षार्थियों को कक्षा में कहानी एवं घटनाओं के रोचक कथन प्रस्तुत कर शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित कर सकता है। तीसरा है घटना। शिक्षार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए भाषा शिक्षक को किसी रोचक घटना को स्वयं भी सुनाना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को भी प्रेरित करना चाहिए। अब चौथा है चित्र वर्णन। प्राथमिक स्तर पर
शिक्षार्थी अपने समाज तथा देश की समस्याओं से परिचित होते हैं। अतः पठन दक्षता जनतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षार्थी की दृष्टि से भी पठन योग्यता का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा होने के कारण कुशल शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उच्च कोटि की होती है। अब है पठन के प्रकार तथा प्रयोजन। पठन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। इसमें पहला है सस्वर या मुखर रूप में, दूसरा स्वरहीन या मौन रूप में। पठन प्रक्रिया में शिक्षार्थी पहले सस्वर पठन ही करता है। सस्वर पढ़ने का अभ्यास हो जाने के बाद वह धीरे धीरे मौन पठन की ओर अग्रसर होता है। प्राथमिक स्तर के अंत तक शिक्षार्थी पठन के दोनों प्रकारों से परिचित हो जाता है। अब है पठन अभिरुचि का विकास। जीवन में पठन के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी में पठन के प्रति रुचि का विकास प्रारंभ से ही होता रहे। पठन अभिरुचियों के संबंध में देश विदेश में अनेक अध्ययन एवं अनुसंधान किए गए हैं। इनके आधार पर पता चलता है कि शिक्षार्थी की अभिरुचियां उनके भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक परिवेश, उपलब्ध पाठ्य सामग्री तथा प्रचलित शिक्षण विधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। शिक्षार्थी की आयु, लिंग तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उसकी पठन अभिरुचि के निर्धारण में सहायक होते हैं। जैसे जैसे शिक्षार्थी का पठन कौशल विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसकी पठन सीमा का भी विस्तार होता है। पठन अभिरुचि के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठों का अध्ययन कराते समय शिक्षक विविध प्रश्नों तथा उदाहरणों द्वारा शिक्षार्थी के पठन अभिरुचि
दृष्टियों से महत्व है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों का निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से होता है। राष्ट्र के समस्त संसदीय, शासकीय, न्यायिक इत्यादि कार्यों का संवहन लिखित आदेशों एवं संदेशों से होता है। किसी भी बात, आदेश तथा संदेश को लिखित रूप में ही प्रमाण माना जाता है। विद्यालय स्तर पर भी लिखित रचना का अत्यधिक महत्व है। किसी भी विषय पर सुसंबद्ध एवं क्रमबद्ध रूप से विचार प्रकट करने के कौशल की प्राप्ति में लिखित रचना शिक्षण बहुत उपयोगी होता है। लिखित रचना की शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को जागृत कर उन्हें स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अब है लेखन की प्रक्रिया। लिखित रचना के शिक्षण से पूर्व शिक्षार्थी में लेखन तत्परता का विकास करना आवश्यक होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को तख्ती या स्लेट अथवा कॉपी पर वर्ण रचना का अभ्यास कराया जाता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी सुलेख और अनुलेख द्वारा सुंदर, सुडौल और समाकृतिक शब्दों तथा वाक्यों का लेखन सीखता है। वाक्य रचना के अनंतर अनुच्छेद लेखन और तदंतर पत्र लेखन, निबंध लेखन इत्यादि सीख जाता है। इस प्रकार तत्परता और तैयारी के लिए शिक्षक को सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए। इस संबंध में जे मैस्की तथा जे मैनरो का कथन है कि जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा दी जाए उनका क्रम इस प्रकार रहे: जमीन पर उंगली से, श्यामपट पर खड़िया से, स्लेट पर बत्ती से, तख्ती पर कलम से और अंत में कागज पर होल्डर, स्याही या पेन से। अब है लिखित रचना के प्रकार एवं उनका शिक्षण। लिखित रचना का प्रारंभिक रूप अनुलेख है। अनुकरण द्वारा शिक्षार्थी को सिखाने के लिए प्रारंभ में अनुलेख का अभ्यास कराया जाता है। इसके द्वारा शिक्षार्थी सुलेख का भी अभ्यास करता है। अभ्यास के बाद माध्यमिक स्तर पर